नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है, उसका पेपर 1 या आपका 6 जनवरी 2022 का पेपर रहेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके ऑनलाइन शिफ्ट में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर से करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि एक बच्चा 11 महीने से चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने से चलना सीखता है। ठीक है, अभिकथन कह रहा है। तो एक बच्चा जो है वह क्या है 11 महीने से चलना सीखता है और एक बच्चा जो है 15 महीने से सीखना, बिल्कुल सही। अलग अलग हो सकता है डेवलपमेंट। व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है, बिल्कुल सही। इसी वजह से क्या है कि एक बच्चा जो है 11 महीने में चलना सीखता है, एक बच्चा जो है 15 महीने में, बिल्कुल सही। तो आपका क्या हो जाएगा, अभिकथन भी सही है आपका और उसका कारण भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो आनुवंशिकता यानी आपका जो जीन्स होती हैं उस पर बिल्कुल सही, और भौतिक वातावरण बिल्कुल सही है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं प्रतीकात्मक नाटक बढ़ता है तथा मनोवैज्ञानिक विकास के सभी पहलुओं का समर्थन करता है आपका, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है निम्न से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है। प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था आपको खोजनी है, पुस्तक एवं पत्रिका, मीडिया, धार्मिक संस्थान और परिवार। तो जहाँ पे भी प्राथमिक सामाजिकरण का आ जाएगा वहाँ पे केवल और केवल आपका परिवार सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास के एक चौड़े से बर्तन में स्थानीकरण किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो प्याजे के अनुसार इसका क्या कारण है। तो ये आपके प्याजे की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि वह प्रतिवर्ती सोच में नहीं रहती है, सोच नहीं रखती है, बिल्कुल सही, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उसमें क्या है, प्रतिवर्ती सोच नहीं है। कि उसने क्या देखा कि अगर हमने लंबे और संकीर्ण गिलास यानी एक चौड़ा बर्तन में रखेंगे, लंबा गिलास है और चौड़े गिलास में है, तो इसका पानी इसमें डाला तो उसने सोचा कि यह क्या हो जाएगी, मात्रा क्या है, बराबर रहेगी। ठीक है, यानी उसमें क्या है वो स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। ठीक है, तो बच्ची जो सोचती है कि क्या है, वह क्या है, विफल हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपकी प्रतिवर्ती सोच के कारण। तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं को बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होती है, पुरस्कार, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फिर से आपका वाइगोस्की प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भाषा, परिपक्वता, संगठन या फिर संतुलन। तो भाषा, संस्कृति और आपका जो समाज होता है इस पे जो आपके वाइगोस्की ज़्यादा बल देते हैं। तो भाषा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समूहों में चर्चा और सकारात्मक शिक्षण, शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की विशेषता है, यानी आपकी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है प्रगतिशील कक्षा में, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा में, व्यवहारादि कक्ष में या फिर शिक्षा केंद्रित कक्ष में। तो आपको पता है कि बुक सेंटर एजुकेशन गलत होता है, व्यवहारवादी भी गलत होता है, शिक्षा केंद्रित टीचर सेंटर भी गलत होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका प्रगतिशील कक्षा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी जो होते हैं अपने स्वयं के अधिगम में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं,
कोरी स्लेट के रूप में देखे जाते हैं या फिर निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाल केंद्रित कक्षा में जो होता है कि क्या है, बच्चा सेंटर पे होता है, बच्चा क्या है, सक्रिय होता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका, ये कोहलबर्ग के पे प्रश्न आ गया कि कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित किया जाती है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का विकास। यहाँ पे पूछ रहा है कि तर्क करते हैं कि सही कार्रवाई विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन 4वां आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उसके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उसमें डैश बुद्धि पाई जाती है, प्रकृतिवाद, अंत व्यक्तित्व, अंतः व्यक्तित्व या फिर स्थानिक। तो वो हो जाएगा आपका अंत व्यक्तित्व बुद्धि, यानी दूसरों के क्या है, दूसरों की मंशाओं, जैसे आपके जो है काउंसलर रहते हैं, ठीक है, आपके साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरों की जो है अंदर के भावों को भी पढ़ लेते हैं। तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अंत व्यक्तित्व बुद्धि पाई जाती है उनमें। जब बच्चे जो है विद्यालय में प्रवेश करते हैं, तो ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने और की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, मातृभाषा का प्रयोग सही होता है। विद्यालय की भाषा में बात नहीं करने के लिए उन पर जुर्माना लगा जाए, जुर्माना लगाना गलत हो जाएगा। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि विद्यालय की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। हमें बच्चों की मातृभाषा को नकारना नहीं चाहिए, उसका क्या है, सम्मान करना चाहिए। बच्चों को क्या है, उसकी मातृभाषा में बोलने के अवसर देने चाहिए। उनके माता पिता को घर पर भी विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, कि उनके माता पिता को कहेंगे कि आप जो है विद्यालय की भाषा को घर पे भी बोलो, तो ये भी आपका क्या है, गलत आंसर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन फर्स्ट, इसमें सही आंसर हो जाएगा कि उनकी मातृभाषा का हमें क्या है, बढ़ावा देना चाहिए, अवसर देना चाहिए उनको। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक और लड़कियों के लिए गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए गए जाते हैं। यह अनुपयोग प्रथा क्या दर्शाती है, आपसे पूछा गया है कि लड़कों को क्या है, कार दी जाती है खेलने के लिए और लड़कियों को क्या है, गुड़िया दी जाती है। लैंगिक स्थिरता, समता, पूर्वाग्रह या फिर सशक्तिकरण, तो ये हो जाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यानी बच्चे क्या है खुद से जो हैं बात करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत वाक कहते हैं। तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए, गलत हो जाएगा। हतोत्साहित नहीं करना है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसमें स्वनियमन सुसाधित होता है, बिल्कुल सही। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षिका की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन बचेगा, इससे बच्चा क्या है, स्वनियमन सुसाधित कर देता है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला 15वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में प्रश्न पूछने के संदर्भ में सही नहीं है, नहीं है आपसे पूछा गया, यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा आपको क्या है, गलत ढूंढना है। छात्रों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है, यानी आप क्या है, उनका टेस्ट कर रहे हो, इसलिए आप क्या है, उनको प्रश्न पूछ रहे हो, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या कह रहा है कि विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से छात्रों को गहन चिंतन में मदद मिलती है, बिल्कुल सही। और छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। वह प्रश्न जो विवेचित और अनुप्रयोग पर आधारित हैं, अनुप्रयोग पर आधारित हैं, उच्च श्रेणी की चिंतन कौशल को बढ़ावा देंगे, बिल्कुल सही। जो आप प्रयोग वाले प्रश्न होते हैं उससे क्या है, चिंतन शक्ति को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही। एक ही ऑप्शन बोल रहा है कि जो आप जो है उन्हें प्रश्न इसलिए पूछते हो ताकि क्या है, आप उनसे उत्तर ले सकें और उनका क्या है, परीक्षण कर सकें। तो यही आपका गलत है और हमें क्या है, गलत ही पूछा गया। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, गलत हो जाएगा। लचीला पाठ्यक्रम
सही होता है। और अनमय स्कूल कैलेंडर, ठीक है, ये आपका सही लग रहा है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित समायोजन, और ये उससे बेटर आंसर है, दूसरे से बेटर आंसर आपका तीसरा है। सख्त शिक्षक निर्देशित, ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित समायोजन आपका इसमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकार किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? ठीक है, ये होता है डिसकैलकुला, डिसलेक्सिया, डिसअफेजिया या फिर डिसप्राक्सिया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गति समन्वय वैकल्य, यानी डिसप्राक्सिया आपका इंग्लिश में बोलता है इसमें, जिसमें क्या होता है आपका शारीरिक निपुणता, बच्चा क्या है हाथों और जो है आपके हाथ और जो आपका आंख का जो है कोऑर्डिनेशन, तालमेल नहीं बैठा पाता है आपका डिसप्राक्सिया में। बिल्कुल, इसे आप जो है स्टार कर दिएगा, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला है आपका दृष्टिबाधित बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? परिवेश में सचिज किसी भी चीज के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना, कि अगर बच्चों को नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, एक मौखिक स्पष्टीकरण यानी बोल करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये आपका सही लग रहा है। हस्तलिखित नोट्स देना गलत हो जाएगा। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा ये वैसे भी गलत होता है। उन्हें विद्यालय में अलग वर्ग रखना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि परिवेश में सचित्र किसी भी चीज के लिए मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना, बिल्कुल सही। आप क्या उन्होंने बोल करके पढ़ाओगे, तो आपका ऑप्शन जो है पहला आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है प्रश्न है आपका कि जनजातीय समुदायों में विद्यालयों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? उनके दैनिक जीवन और परिवेश के उदाहरण शामिल करना, बिल्कुल सही। और क्या है, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व सम्मान देना, बिल्कुल सही। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, बिल्कुल सही। और चौथा कह रहा है कि उन संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक है तो उनका कोई काम की नहीं है, तो यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु उपयुक्त संयोजन नीति का सही युग्म है? ठीक है, ध्यान अभाव सक्रियता विकार, यानी बच्चे को क्या है ध्यान जो है उसमें क्या है ध्यान लगाने में जो है दिक्कत होती है, तो लंबी अवधि तक उसे फिल्में दिखाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा, बच्चा बैठ नहीं पाएगा, वैसे भी उसे क्या है ध्यान विकार है। ऑटिज्म जो होता है बच्चा जितना हो सके एक ही योजना के साथ कार्य करते रहना। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म जो होता है उसमें उसे हम क्या बोलते हैं, स्वलीनता बोलते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा क्या है खुद ही लीन रहता है, यानी बच्चा क्या है ज़्यादा जो है समाज से इंटरेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जितना हो सके एक ही योजना के साथ कार्य करते रहना चाहिए, तो ये आपका सही लग रहा है। डिसकैलकुलेट यानी जटिल गणना पर आधारित प्रश्न देना गलत हो जाएगा। और वाक बाध्यता, ठीक है, आकलन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन बचता है कि जो ऑटिज्म होता है उसमें आपको क्या है जितना जो है हो सके एक ही कार्य के साथ रहना है आपको, तो ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका, शिक्षकों को निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपका कथन क्या कह रहा है कि शिक्षक को जो है निर्णय लेने में छात्रों को शामिल करना चाहिए और छात्रों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ये आपका जो है सही है। ये तो आपका अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अधिगम जो होता है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका अभिकथन सही है लेकिन आपका तर्क गलत है उसका। विद्यार्थी निम्न में से किसे एक नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो पूरी तरह से अपरिचित और अज्ञात है, जो वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है।
तो ऐसे क्या है, नए ज्ञान का निर्माण का आधार किसे मानते हैं? जो उन्होंने क्या है पहले से ही समझा है और माना जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको क्या है गलत ढूंढना है। संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो आपका संप्रेषण है यानी कम्युनिकेशन जो है और अंतःक्रिया जो है सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग से किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं तो उनमें क्या होता है, सहयोगात्मक रूप से काम करने करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ प्रबलित और परिकृष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं तो सहयोगित रूप से काम करते हैं। आपको क्या है जो आपको गलत पूछा गया था, तो यहाँ पे है आपका जो है ये तो आपका सही है संप्रेषण। और दूसरा कह रहा है कि सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग से किया जाता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। सभी कार्य लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामग्री का प्रतिनिधित्व करने में एक अधिक संसाधन, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। तो इसका हो जाएगा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, जो बच्चों के क्या है काम का नहीं है, आप उसे पढ़ा रहे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की डैश आवश्यकता होती है। ठीक है, सक्रिय, विनम्र, आंशिक या फिर निष्क्रिय। तो सक्रिय भूमिका निभाता है आपका विद्यार्थी, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिसंज्ञान कौशल क्या होता है, आपसे पूछा गया है। चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल विषय वस्तु को रटने पर निर्भर होते हैं। और अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा कि चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं आपका जो अधिसंज्ञान कौशल होता है आपके। ठीक है, अगला है कि त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपका? त्रुटियां यानी गलतियों के बारे में। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों का कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। कोई भूमिका नहीं है तो गलत हो जाएगा। एक शिक्षक को पुरस्कार और दंड का उपयोग करके छात्रों के त्रुटिपूर्ण व्यवहार को समाप्त करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कि क्या है, पुरस्कार और दंड, ये भी गलत हो जाएगा। त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उनके अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम बदला, जो उनकी गलतियां होती है उससे क्या है बच्चों को सीखना है। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज करके और उनसे सुधार में सक्षम नहीं होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम और सूचना प्रसंगीकरण एवं संवेगों की और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? अधिगम और सूचना प्रसंस्करण जो होता है संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एक दूसरे के संबंध नहीं रखते हैं, दूसरा तो आपका गलत हो जाएगा। नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, नहीं। सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे लिखा है चौथा कह रहा है कि नकारात्मक संवेद अधिगम और सूचना प्रसारण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बचता है कि अधिगम और सूचना प्रसारण संवेदों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, तो आपका जो है ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य या फिर परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। इसमें क्या है, संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। ठीक है, यानी अपनी जिज्ञासा के लिए, तो ये हो जाएगा केवल महारत हासिल करने के लिए दिशा में उन्मुख लक्ष्य। तो एक जो है पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अंतिम प्रश्न आपका, लास्ट प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम गलत हो जाएगा।
बहुविषयता और समग्र शिक्षा, बिल्कुल सही, ये आपका सही है। समग्र शिक्षा और बहुभाषिकता पे बढ़ावा देना, परीक्षा की ओर उससे लिए सीखना, परीक्षा के लिए गलत हो जाएगा। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, योगात्मक नहीं, रचनात्मक आकलन हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकंड ऑप्शन यही हो जाएगा कि बहु विषयकता और समग्र शिक्षा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है।